Yes, today we are moving on to the rules of the debit and credit. And the another aspect of classification is the modern classification. हमने पिछली क्लास के अंदर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एज पर द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था, जिसमें हमने 5 रूल्स पढ़े थे. इफ यू रिमेंबर कि सारे अकाउंट्स किसी भी बिजनेस में दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज. वन इज द असेट, second is the liability, third is the capital, and fourth is the income or revenue as well as the expense or the loss. Ultimately income and revenue get merged themselves into capital also, as you have learned in the accounting equation. Therefore asset का नियम जो हमने पढ़ा था, increase in the asset is debited, decrease in the asset is credited, and the liability increase in the liability is debited and its decrease is credited. And the capital is also an internal liability. Income increases the capital, therefore the same rules will apply. And expense, it decreases the capital, and the reverse rule, that is equivalent to asset, that will apply related to the expense of the losses. Now we will read about the modern classification. डबल एंट्री सिस्टम को भी आप समझ चुके हैं. मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या कहता है वो देख लीजिए. सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी. ऑल द अकाउंट्स इन अ बिजनेस are classified into all the accounts in a business are classified into following 3 important categories. सबसे पहले तो हम इसको 2 में बांट लेंगे और दूसरी वाली को 3 में बांट लेंगे. into following important 2 कैटेगरीज. आपने जितने अकाउंट मन में सोचेंगे, अभी आप खुद देखेंगे थोड़ी देर में कि ये सब खाली 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाएंगे. एज पर द ट्रेडिशनल तो ये 5 कैटेगरी में डिवाइड थे, एंड एज पर द मॉडर्न दे विल बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. हालांकि हम अभी 2 पढ़ रहे हैं, दूसरे को हम 2 में और कन्वर्ट कर देंगे. राइट, फर्स्ट ए लिख देता हूं इसको. ए पर्सनल अकाउंट्स एंड बी इम्पर्सनल अकाउंट्स. राइट, और इस बी को हम दोबारा से डिवाइड कर रहे हैं, इम्पर्सनल अकाउंट को रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स. स्पेलिंग जरूर टाइपिंग के अंदर ऊपर नीचे हो जाती है, बट आई कीप ऑन करेक्टिंग देम विद द ऑटो स्पेलिंग चेक फीचर ऑफ एमएस वर्ड. रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट. अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड व्हाट आर द पर्सनल अकाउंट्स. राइट, और उस पर्सनल अकाउंट में भी कुछ टाइप्स बन जाएंगे हमारे पास. पर्सनल अकाउंट्स, this is your first one. देखिए पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं. इन एनी बिजनेस वट एवर अकाउंट्स यू आर थिंकिंग, दे विल बी involving one category as personal accounts. Personal account means there would be the account of the persons. Persons means the individual beings. I am not saying human beings, the individual beings. They can also be the artificial, they can also be the human being or the natural persons. Right, आप अपने मन में सोचिए आंखें बंद करके, आपको बहुत सारे ऐसे पर्सनल नाम दिखाई देंगे. चाहे वो रमेश जिसको हमने गुड्स बेचे, चाहे वो सुरेश जिससे हमने गुड्स खरीदे, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक जिसमें हमारा अकाउंट है, चाहे एचडीएफसी बैंक जिससे हमने लोन ले रखा है, एंड चाहे हमारा लैंडलॉर्ड हो, चाहे हमारा मकान मालिक हो. देयर वैरायटी ऑफ accounts which are named as on the basis of the persons. These persons could be the natural also, and well as there could be the artificial or the man-made person. तो पहले तो personal accounts ले लें. In every business there could be, in every business there could be certain accounts which belongs to the persons. Second point, इसको भी हम क्या पॉइंट्स में लिखेंगे तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. देयर कुड बी सर्टेन अकाउंट्स व्हिच बिलोंग्स टू द पर्सन. सेकंड, वी कुड सेल टू सम पर्सन्स.
we could purchase from some persons. There could be a bank named as ICICI Bank in which we have our account, right? In which we have our account. There could be a company also named as Reliance Industries. नाम तो है ही, अगर कंपनी भी है तो नाम है. There could be a institution also like MCS, University of Rajasthan, etc. Right? इसका मतलब हर बिजनेस में कुछ अकाउंट्स होंगे जो किन्हीं व्यक्तियों के नाम होंगे. दे विल बी रिलेटेड टू सम पर्सन्स, राइट? दीज पर्सन्स कुड बी नेचुरल पर्सन. इसको फिर एक काम करता हूं, डिवाइड कर लेता हूं. दीज पर्सन्स कुड बी नेचुरल पर्सन्स, मैन मेड में हम लिख लेते हैं आर्टिफिशियल पर्सन्स, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स. नेचुरल पर्सन्स क्या होते हैं, पहले उनके लिए लिखना पड़ेगा हमें. नाम से ही समझ आ रहा है, नेचुरल पर्सन्स वो है जिनकी बोन, फ्लैश एक्सेट्रा है, यानी जो गॉड मेड पर्सन्स हैं. नेचुरल पर्सन्स कौन हुए? दीज आर द गॉड मेड ह्यूमन बीइंग्स. दीज आर द गॉड मेड ह्यूमन बीइंग्स with body, bones and flesh. यानी ये वो व्यक्ति है हार्ड मास के बने हुए. they are having their individual bodies, they can be felt, they can be seen, they can be touched. For example, Ramesh, Suresh, Ram, Naresh, Monica, Kanika, Pooja, etc. आपके नाम दिख रहे हैं, आप सब कौन है? You are the natural person made by the God. तो देयरफॉर आप लोगों से जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे, आप पर्सनल अकाउंट या पर्सनल नेम्स के अंदर शामिल हो जाएंगे, और उसमें भी कौन से? नेचुरल पर्सन्स, राइट? फॉर एग्जांपल रमेश, सुरेश एक्सेट्रा, जो भी आपके ह्यूमन बीइंग के नाम है वो सब इसमें आ गए. आर्टिफिशियल पर्सन, कृत्रिम व्यक्ति, बनावटी लोग, नकली लोग, जो है तो beings but not human beings. They are not made by the God, they are made by man made only. They are made by the individual human beings, right? They are not having any body of bone and flesh, but also they have the names. इनका नाम तो है. For example, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, इट्स अ पर्सन, नाम है. यूनिवर्सिटी, हजारों यूनिवर्सिटी है. गलगोटिया यूनिवर्सिटी, मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इट्स आल्सो यूनिवर्सिटी. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. By looking or listening their names, you immediately got attracted to the Harvard University is located in America. University of Rajasthan located here. Patiala University, Chaudhary Charan Singh University. There are many universities, there are many schools, there are many institutions, there are many banks. They all are recognized by their names. अगर हम सिर्फ बैंक कहते हैं तो that's a bank, ये उनका एडजेक्टिव है, बट उनका नाउन क्या है? That is an ICICI बैंक, SBI बैंक. ये सब इंडिविजुअल नेम है, बट इनके बॉडी और फ्लैश नहीं है. Therefore, they are artificial persons made by the natural persons. For example, University of Rajasthan, ICICI Bank, PNB, SBI, Reliance Industries, etc. Right? They are made by natural persons. Persons तो हैं, लेकिन artificial. अब representative persons के बारे में सोचिए.
ये किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। These are the accounts या names which represent other names या other persons। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पढ़कर आ चुके हैं, अभी आउटस्टैंडिंग सैलरी आपने पढ़ा, आपने, आपके यहाँ एक आदमी काम करता है, फॉर एग्जाम्पल उसका नाम मोहित है, और मोहित को आपने मार्च की सैलरी नहीं दी, और आपका ईयर एंड हो गया, 31 मार्च हो गई, क्लोज कर लिया आपने, फाइनल अकाउंट्स बनानी है, प्रॉफिट लॉस निकाल लिया, बैलेंस शीट बना ली, वो आउटस्टैंडिंग सैलरी आपके अकाउंट्स में अभी भी पड़ी हुई है एज ए लाइबिलिटी। ये आप प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, इट्स अ करंट लाइबिलिटी। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी इशारा कर रहा है, जैसे ये कोई भी आउटस्टैंडिंग सैलरी देखेगा या आपको वो वर्ड दिखा हुआ लिखा हुआ दिख गया आउटस्टैंडिंग सैलरी, आपके दिमाग में सबसे पहले कौन आएगा? मोहित। भैया सैलरी किसकी बकाया है, किसकी बाकी रह गई? मोहित की। तो यू विल गेट एन आइडिया एंड पिक्चर ऑफ मोहित इन योर माइंड। Therefore, these account are representing some human beings, some persons. They can represent the natural persons also, they can represent the artificial persons also, but they are also representative persons. तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड सैलरी, accrued interest, unearned commission, etc. राइट। कैपिटल अकाउंट भी लिख देता हूं यहाँ, क्योंकि कैपिटल अकाउंट भी तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? केशव किया, कैपिटल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे? यस सर। कैपिटल अकाउंट इज रिप्रेजेंटिंग सम पर्सन। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल अकाउंट? दीपिका चांदवानी, कैपिटल अकाउंट इज रिप्रेजेंटिंग whom? The proprietor, the owner of the business. कैपिटल अकाउंट भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, आपके अकाउंट्स बुक्स के अंदर लिखा हुआ है कैपिटल अकाउंट, पर आंख बंद करते आपको पता लग जाएगा कि ये इशारा किसकी तरफ कर रहा है? हमारे मालिक, जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्संस आर दोज अकाउंट विच आर रिप्रेजेंटिंग सम अदर पर्संस ऑफ द नेम। उनके डायरेक्ट नाम नहीं लिखे हुए हैं रमेश, सुरेश, नरेश, पर अगर हमने किराया देना है अपने मकान मालिक को जिसका नाम सुजीत है, तो हम सुजीत का नाम नहीं लिखेंगे अकाउंट बुक्स में, उसका नाम रिप्रेजेंट हो रहा है आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से। राइट। इसको आप थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्संस को, और हम आगे डिटेल में वापस देखेंगे। तो अभी हमने पर्सनल अकाउंट के बारे में पढ़ लिया। हु आर द पर्सनल अकाउंट्स? दे आर द नेम विच आर बिलोंगिंग टू द पर्संस। और ये पर्सन तीन तरह के हो सकते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। अब यहाँ पर मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूँ, रूल्स ऑफ डेबिट या क्रेडिट इन पर्सनल अकाउंट। अब आपको इतना डिटेल में क्वेश्चन के अंदर नहीं जाना कि आर्टिफिशियल पर्सन है या ये मैनमेड पर्सन है या ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। पर्सन मीन्स पर्सनल अकाउंट। रूल तीनों में एक चलेंगे, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे आर्टिफिशियल हो, चाहे रिप्रेजेंटेटिव हो। रूल देख लीजिए एक बार, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये आपके पर्सनल अकाउंट के नियम फॉलो हो रहे हैं कि भैया जो व्यक्ति रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करो और जो व्यक्ति दे रहा है उसको क्रेडिट करो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमने रमेश से गुड्स खरीदे, ध्यान से समझिएगा, वी हैव परचेज द गुड्स फ्रॉम रमेश। तो अब रमेश हमारे लिए प्राप्त करता है या देने वाला है? यानी रमेश दे रहा है या ले रहा है? दीपिका चांदवानी, ट्रांजैक्शन समझिए ध्यान से। रमेश से हमने गुड्स खरीदे, तो रमेश दे रहा है या ले रहा है? आप बताइए आंसर। सर दे रहा है। दे रहा है, राइट। वो गुड्स दे रहा है हमको, देयरफॉर रमेश विल बी द गिवर। और रमेश इज ए पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में नियम चलता है क्रेडिट द गिवर।
Therefore, in journal entry, whenever we will be making the rules of debit and credit, Ramesh will be credited in this case as per the modern rules of personal account. आगे और क्वेश्चंस करेंगे, it will be more clear. Now I am moving on to the second, impersonal account. Impersonal account. पर्सनल के अंदर हमने तीनों उसके सब पॉइंट्स पढ़ लिए. अब इम्पर्सनल को पहले हम देखें. इम्पर्सनल में क्या होता है? दीज आर दोज अकाउंट्स विच आर नॉट रिलेटेड टू पर्सन्स या इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशंस और चाहे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स. यानी ये किसी भी प्रकार से पर्सन्स के नहीं है. अदर देन द पर्सन्स, दीज आर दोज अकाउंट्स. इम्पर्सनल अकाउंट. पर्सनल वालों को हमने सब छांट कर पहले अलग कर दिया, अब बचे इम्पर्सनल. देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ सच अकाउंट्स. जिनके कोई राम नाम, सुरेश, रमेश नाम नहीं है. आप पढ़ के आ चुके हैं अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में. फर्नीचर का आपने अकाउंट खोला था, मशीन का अकाउंट खोला था. अब आप ये मत कहना कि सर मशीन का भी हम नाम रखते हैं. वो आप प्यार से नाम रख लिया करें, कोई दिक्कत नहीं है. कई लोग अपनी कार को बुलाते हैं, कई लोग अपनी कार को बुलाते हैं किसी भी नाम से, बट दैट इज नॉट अ नेम. वो कोई नेम नहीं है, वो कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है. दैट इज नॉट अ पर्सन. दैट इज व्हाट? दैट इज अ कार एंड दैट इज एन असेट एंड that is not a personal account. Therefore, impersonal account, those accounts which are not related to any person, neither the human being, neither the artificial person, neither the representative person. यानी ये अगेन दो भागों में डिवाइड हो सकते हैं, right? They can be divided in two parts. They can be divided in two parts. First, रियल अकाउंट्स. और मैंने हेडिंग में लिखवा ही दिया था रियल अकाउंट्स. व्हाट आर दीज अकाउंट? दीज आर द अकाउंट्स रिलेटेड टू फिक्स्ड असेट्स और इंटेंजिबल असेट्स ऑल्सो. क्योंकि इंटेंजिबल असेट्स भी कहीं ना कहीं क्या होते हैं? फिक्स्ड असेट्स. तो हम बात कर लेते हैं, दे आर रिलेटेड टू tangible fixed assets as well as intangible assets. You are getting my point? ये assets हैं बस, चाहे वो tangible हो चाहे intangible हो. Tangible are those assets which can be touched, which can be felt, that have a physical existence, and intangible assets are those assets which do not have any physical existence, which cannot be touched, seen and felt, but still they will be counting in as real accounts. For example, machine, furniture, goodwill, patents, vehicles, computers, land, building, etc. Fixed assets, चाहे वो tangible हो चाहे वो नॉन टेंजिबल, राइट? तो रियल अकाउंट्स विल बेसिकली बी रिलेटेड टू द असेट अकाउंट. क्लियर? सेकंड वन, इम्पर्सनल के सेकंड में हम चलेंगे नॉमिनल अकाउंट. हमें मॉडर्न क्लासिफिकेशन में इनके नाम भी ध्यान रखने पड़ेंगे. आपके बिजनेस में अल्टीमेटली सैलरी भी होगी, रेंट भी होगा, आप इनकम भी कमा रहे होंगे, कोई कमीशन की, कोई इंटरेस्ट की. ये हो सकता है आप इंटरेस्ट किसी को दे भी रहे हो. यानी इन एवरी बिजनेस इट इज बट ऑब्वियस देयर आर सर्टेन अकाउंट्स रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंसेस आल्सो, गेन्स एंड प्रॉफिट आल्सो, लॉसेस आल्सो. तो ये चारों अकाउंट आप देखेंगे कौन कौन से? इनकम, प्रॉफिट्स, ये दोनों एक साथ मान लो, लॉसेस, एक्सपेंसेस, इन दोनों को एक साथ मान लो. यानी ये चारों अकाउंट्स अभी तक ऊपर कहीं भी नहीं आए हैं. ना तो ये पर्सनल है क्योंकि नाम थोड़ी है. आप कैसे कहेंगे मुझे रमेश नाम का लॉस हो गया?
सुरेश नाम की इनकम हो गई? जी नहीं, these does not have the names, therefore they will not fall under the category of the personal account. आप कैसे कहेंगे कि हमने मशीन खरीद ली जिसका नाम प्रॉफिट है, हमने लैंड बेच दिया जिसका नाम एक्सपेंस था? जी नहीं, those are assets because they are intended to be used for a longer period of time. पर वो वाले एक्सपेंस क्या जिसका बेनिफिट इसी साल में ले लिया और खत्म? Therefore, nominal accounts will be related to the accounts of the income, gains, profit, losses, expense. इनको हमें separately open करना पड़ेगा. तो nominal account are related with the income. इनकम के साथ ही मैं गेन्स या प्रॉफिट्स लिख लेता हूं, एंड लॉसेस के साथ मैं एक्सपेंसेस लिख लेता हूं, राइट? Nominal accounts are related with the income, gain, profits या losses and expenses. ठीक है? अब they will also be opened in our accounts with their names. नेम्स के आगे मैं लिख लेता हूं नेचर. अगर सैलरी है तो हम सैलरी के नाम से ही अकाउंट खोलेंगे. उसका नेचर क्या है? सैलरी दे रहे हैं, सैलरी बोल रहे हैं, हमारे मन में आता है सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी के नाम से अकाउंट. हमारे मन में आता है भैया किराया दे रहे हैं, किराए के नाम से यानी रेंट के नाम से अकाउंट. किसी को इंटरेस्ट दे रहे हैं, इंटरेस्ट के नाम से अकाउंट. पोस्टेज, कोरियर के एक्सपेंसेस दे रहे हैं, कोरियर के नाम से अकाउंट. यानी जो नेचर है उस खर्चे का या इनकम का, उसी नाम से अकाउंट आप ओपन कर लेंगे, एंड दे ऑल विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ द नॉमिनल अकाउंट्स. I hope I am pretty clear between the difference of all these three category of accounts: पर्सनल, रियल, नॉमिनल. अब रियल अकाउंट में क्या नियम लगता है? जैसे हमने ऊपर पर्सनल में लिखा था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो यहाँ पर रूल क्या लगेगा? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन रियल अकाउंट, वो लिख देता हूं, फिर उसको येलो से कर देंगे. डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. Debit what comes in and credit what goes out. ये नियम आपके किस में चल रहे हैं? रियल अकाउंट में, राइट? जो चीज बिजनेस के अंदर, हम अंदर बाहर बिजनेस से काउंट करेंगे, देना लेना भी बिजनेस के लिहाज से देखेंगे. जो चीज बिजनेस के अंदर आ रही है और उसका नेचर रियल अकाउंट है, उसको डेबिट कर दो. अगर हमने कंप्यूटर खरीदा, सबसे पहले तो आप देखिए कंप्यूटर का अकाउंट कौन सा है? दैट इज अ रियल अकाउंट. अब आप चेक करो कंप्यूटर अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है? अंदर आ रहा है तो इट मींस इट विल बी डेबिटेड, और बाहर जा रहा है इट मींस इट विल बी क्रेडिटेड. सिंपल सी बात. फर्नीचर बेचा तो फर्नीचर बाहर जा रहा है, क्रेडिट कर दो. फर्नीचर खरीदा, अंदर आ रहा है, डेबिट कर दो. और कोई भी चीज सोच लीजिए, मशीन खरीदी, अंदर आ रही है डेबिट, मशीन बेची, बाहर जा रही है क्रेडिट. तो यू कैन डू all the entries on the basis of these two rules only related to the real accounts. अंदर आना, बाहर जाना. अंदर आना means debit, बाहर जाना means credit. नॉमिनल अकाउंट्स में क्या रूल्स फॉलो करें भाई? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन द नॉमिनल अकाउंट. यहां लिखा मैंने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन केस ऑफ नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट कौन से? सारे इनकम, एक्सपेंसेस और गेन या प्रॉफिट्स या लॉसेस के अकाउंट. इसके रूल्स करेंगे: डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन. अब आपको ये तो पता ही है ना भाई, मेरा खर्चा क्या है और मेरा फायदा क्या है.
ऑब्वियसली अगर कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो उसको इतना तो पता ही होता है कि मेरा एक्सपेंस क्या है और मेरी इनकम क्या है। अगर मैं किराया चुका रहा हूं तो मेरे लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस इज समथिंग द बेनिफिट ऑफ विच हैज बीन टेकन, और हमारे पास से उसके लिए कुछ ना कुछ फंड्स, कुछ ना कुछ अमाउंट बाहर जा रहा है, और अगर नहीं जा रहा तो हमारे को वो कुछ ना कुछ टेंशन दे रहा है आउटस्टैंडिंग बन के, राइट। तो यानी अगर हमारे बिजनेस में कोई भी एक्सपेंस हो रहा है, वेदर इट इज ऑफ स्टेशनरी, पोस्टेज, कोरियर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टेलीफोन, मोबाइल एक्सपेंसेस, रिचार्ज कराने के खर्चे, रिफ्रेशमेंट, चाय पानी, डेप्रिसिएशन, बेड डेब्ट्स, these all are the expenses and they will be debited as per the rules of debit and credit of modern classification. Similarly, all the income and gains, जो भी आप कमा रहे हैं, प्रॉफिट हो गया आपको गुड्स बेचने में, क्रेडिट। असेट बेचने में प्रॉफिट हो गया, क्रेडिट। कोई कमीशन कमाया आपने, क्रेडिट। एनी इंटरेस्ट यू हैव अर्नड एंड रिसीव्ड, क्रेडिट। यानी वॉट एवर इनकम्स दे विल बी क्रेडिटेड, वॉट एवर एक्सपेंसेस दे विल बी डेबिटेड, and together these rules are called as, together these all rules are called as golden rules of डेबिट एंड क्रेडिट, या फिर गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग, या फिर रिकॉर्डिंग। यानी गोल्डन रूल्स को याद रख लेंगे बस, गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग, गोल्डन रूल्स ऑफ रिकॉर्डिंग, राइट। तो टुगेदर दीज रूल्स विल बी कॉल्ड एज गोल्डन रूल्स। अगर आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आता है भाई राइट द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग in case of personal account, so you will write debit the receiver, credit the giver. Real account, debit what comes in, credit what goes out. Nominal account, debit all expenses and losses and credit all income and gains. So these are the modern classification, and that 5 which we have read earlier, they are the traditional classification. और मजे की बात देखिए, आपका आंसर दोनों क्लासिफिकेशन से सेम आएगा। दैट इज अ मैजिक ऑफ अकाउंटिंग। कोई भी चीज कर लेंगे आपका आंसर सेम आएगा। अब इन रूल्स को एनालाइज अगर मैं करता हूं तो इन रूल्स को एनालाइज करने से हमारे पास कुछ पॉइंट्स निकल कर आते हैं। ऑल द असेट्स, कौन से रूल्स को एनालाइज करने से, चाहे मैं मॉडर्न को करूं चाहे ट्रेडिशनल को करूं, हमको ये जरूर पता चल गया कि सारे असेट्स के जो है वो डेबिट बैलेंस होंगे, यानी ऑल द असेट्स विल बी डेबिटेड, हमेशा डेबिट में चलेंगे, और ऑल द लायबिलिटीज उनके हमेशा क्रेडिट बैलेंस होंगे। याद करिए, इंक्रीज इन लायबिलिटीज क्रेडिटेड, यानी जो भी हमारे पास एनालिसिस कर लेते हैं, एनालिसिस या सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये हेडिंग डाल लेते हैं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। ऑल द असेट्स डेबिट बैलेंस, ऑल द लायबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस, ऑल द इनकम्स क्रेडिट बैलेंस, ऑल द एक्सपेंसेस या लॉसेस, ये साथ साथ चलेंगे एक्सपेंसेस और लॉसेस, तो डेबिट बैलेंस, और कैपिटल क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि कैपिटल भी तो एक तरह की लायबिलिटी है। ये आपके पास आ गए हैं। दीज आर सम एनालिसिस, छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं कि असेट है तो हमेशा डेबिट होगा, लायबिलिटी इट विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड। अपोजिट चलता है, असेट गिव्स यू अ कॉन्फिडेंस एंड लायबिलिटी गिव्स यू अ टेंशन। तो जब असेट डेबिट है तो लायबिलिटी विल ऑटोमेटिकली बी credited only, right? I hope the points are pretty clear to you. These are very important for coming on to our the next topic. तो यहाँ इसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ। आज की क्लास रिकॉर्डिंग पर भी थी, यू विल बी गेटिंग द यूट्यूब वीडियो लिंक ऑल्सो ऑफ द सेम क्लास टुडे। दोबारा सुन लीजिएगा इसको, कल हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और थोड़ा सा आगे डबल एंट्री सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे, एंड देन वी विल बी मूविंग ऑन टू द सिंगल एंट्री सिस्टम। 2 दिन और ये चैप्टर लेने वाला है आपका, ठीक है।